तो बच्चों आज मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्ट जाइगोटिक इवेंट क्या होता है। मतलब जाइगोट के बनने के बाद की पूरी कहानी क्या है, कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिटस में कन्वर्ट होता है और फाइनली एक यंग वन का बर्थ होता है विविपेरस एनिमल्स में। तो कहने का मतलब ये है कि जाइगोट के बनने के बाद का जो पूरा इवेंट है वो क्या क्या होता है, वो क्या चेंजेस होते हैं, है ना, फीमेल्स के बॉडी में। ये सारा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट जाइगोटिक इवेंट कहा जाता है इसको, है ना। जैसे आप जानते हो कि जब किसी भी विविपेरस एनिमल्स में जब गैमेट्स फॉर्म होता है, वो ओवा ओवा है या फिर स्पर्मेटोजोआ है, और ये आप जानते हैं कि अगर ये फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, अगर ह्यूमंस बॉडी की बात करें तो अगर ये फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है तो आप जानते हैं कि जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है, क्या कहते हैं बताओ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जिसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पर जाइगोट भी बनेगा। तो ये देखिए आप, ये जाइगोट का स्ट्रक्चर है जो कहां अवेलेबल है अभी, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास, है ना। और ये जाइगोट आप जो देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट कहां है बताओ, एट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। सही है। और आप भी जानते हैं कि जब ये जाइगोट यहाँ पे प्रेजेंट है तो कितना यूनिक चीज है। देखो कि जब एक यंग वन का बर्थ होता है तो उसके बॉडी में लगभग 10 टू पावर 14 सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, ये एक ह्यूमन बींग्स के बॉडी का मैं सेल्स का नंबर बता रहा हूँ आपको बर्थ के बाद, है ना। तो एक सेल से इतने सारे सेल्स कैसे बने? ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई ना कोई सेल डिवीजन का प्रोसेस हुआ होगा, है ना। और ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड वे से सारा प्रोसेस होता है, कुछ भी हापाजार्ड नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहला टास्क है जाइगोट के लिए वो है मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना। और उस कन्वर्जन के लिए क्लीवेज होता है, माइटोटिक क्लीवेज कहा जाता है इसको। एक तरह का माइटोटिक डिवीजन ही है जो थोड़ा सा नॉर्मल माइटोसिस से क्या होता है, अलग होता है। तो देखो, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाइगोट कहां बनता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के बाद, ठीक है ना। और यहां देखिए बाहर अभी भी ये जो एक थिक लेयर है किसका बताओ, जोना पेलुसिडा का, ये अभी भी यहां पर प्रेजेंट है। Juna pellucida is a very important covering around the zygote to decide a proper place of implantation. आप जानते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है ना। तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर प्लेस पे हो, इसके लिए जोना पेल्सिडा का इंटेक्ट रहना काफी जरूरी होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया है कि अगर जोना पेल्सिडा पहले ही डिसअपियर हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जोना पेल्सिडा डिसाइड्स द प्रॉपर प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन। और वो जानते हैं यूट्रस का फंडिंग पार्ट होता है। यूट्रस देख रहे हैं यहां पर, ये क्या बताओ, फंडिक पार्ट ऑफ यूट्रस कहते हैं इसको। तो मैं देखो वैसे तो ये काफी बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं मैमल्स में खासकर ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको कि देखो जाइगोट बनने के only after 3 minutes of zygote formation क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। और क्लीवेज
डिवीजन स्टार्ट्स। क्लीवेज एक तरह का माइटोटिक डिवीजन ही होता है जो थोड़ा सा नॉर्मल माइटोसिस से अलग होता है। वो कैसे बता दूं आपको कि जैसे मान लो कि आपको ये पता है कि अगर ये मान लो एक नॉर्मल सेल है बॉडी का, ये एक 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड सेल है ये, है? आप जानते हैं कि सेल डिवीजन जो इंटरफेट का स्ट्रक्चर होता है, यहां पर पहले ये अपने साइज को बड़ा करता देखो, और अगर मान लो यहाँ पे ये 2n और ये इसमें डीएनए का अमाउंट 2x है, तो यहां पर क्या होता है देखो, ये 2n तो डिप्लॉयड ही रहता है, बट डीएनए का अमाउंट यहाँ क्या बताओ, ये 4x हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, और वापस ये जब डिवाइड होगा तो यहां से 2 सेल्स बनेंगे, ये कैसे, तो अगर मान लो ये 2n है और यहां पर ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट इसका C लिखा हमने, तो यहां पे साइटोप्लाज्मिक पार्ट देखो यहाँ 2C हो गया है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट यहां पे डबल हो चुका है, और इसके बाद यहां क्या हुआ देखो, यहां ये वापस 2n रह गया, डीएनए का अमाउंट यहां वापस क्या हो गया 2x, और C देखो वापस C रह गया, देखो ऐसा, तो ये 2n है, ये 2x है, और ये हो गया C। तो देखिए जो स्ट्रक्चर यहां था वही स्ट्रक्चर यहां भी है। तो कह सकते हैं आप कि नॉर्मल माइटोसिस में, जो नॉर्मल माइटोसिस होता है उसमें n/c रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो यहां क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कैसे देखो, जैसे मान लो अगर मान लिया जाए ये जाइगोट का स्ट्रक्चर है, ये 2n है यहां पर, और इसके बाहर मान लिया जाए ये है स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेल्सिडा। तो जोना पेल्सिडा की वजह से एक तो इसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट ग्रो नहीं कर सकता, इसका साइज जो है वो बिल्कुल रिजिड है, वो इसके अंदर ही होगा। तो अब यहां क्या होगा देखो, ये 2n है, यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये पार्ट ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ देखो ऐसे, और डिवीजन के बाद देखो क्या होता है इसके अंदर, देखिए अगर ये यहां पर C है, देखो यहां पर साइटोप्लाज्मिक पार्ट में C लिखा है यहां पर, तो ये वापस 2n और 2n हो गया देखो, लेकिन साइटोप्लाज्मिक पार्ट यहां क्या हुआ, ये C/2 और C/2 हो गया। देखिए यहां पर क्योंकि इसके बाहर अभी भी क्या बना हुआ है, लेयर ऑफ जोना पेल्सिडा, देखिए वो भी इंटैक्ट है इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट का तो ग्रोथ हो नहीं रहा, और डीएनए का अमाउंट पहले डबल होता है, फिर वो डिवाइड हो जाता है यहां पर। तो देखो ये है फर्स्ट डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, और इस डिवीजन को पूरा होने में टाइम कितना लगा, अप्रोक्सीमेटली 30 घंटे का, 30 आवर्स। अब ये बताओ, जैसे अब यहां से अगर ये सेकंड क्लीवेज की बात करें अगर हम, ये देखिए ऐसे, तो ये भी 2n है, 2n है, डीएनए का अमाउंट सब में सेम है, देखो 2n है, ये भी 2n है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक पार्ट क्या हुआ, ये हो गया यहां पर C/4 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 एंड C/4। मैंने पहले कहा कि साइटोप्लाज्मिक पार्ट ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाहर क्या है बताओ,
ये है स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेल्सिडा। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए हर क्लीवेज के बाद जो N/C रेशियो है, N का अमाउंट तो वही रह रहा है, बट साइटोप्लाज्मिक पार्ट का अमाउंट बार बार घटता चला जा रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में साइटोप्लाज्मिक पार्ट यहां कम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में यहां कम हो गया। तो कहने का मतलब यहां ये है कि N/C रेशियो ये यहां क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीजेस। तो क्लीवेज डिवीजन में N/C रेशियो इंक्रीज करता है। नॉर्मल माइटोसिस में N/C रेशियो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। बहुत सिंपल है ये। और याद रखिएगा कि फर्स्ट क्लीवेज को कंप्लीट होने में लगभग 30 घंटे का टाइम लगता है, जबकि जो सेकंड क्लीवेज है ये 12 से 20 घंटे में पूरा हो जाता है। अलग अलग एनिमल्स में ये टाइम अलग अलग होगा। मैं ह्यूमंस की बात बता रहा हूं आपको कि ह्यूमंस बॉडी में जो दूसरा क्लीवेज डिवीजन होता है ये 12 से 20 घंटे में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब यहां देखो, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सेकंड क्लीवेज भी हो गया। अब ये बताओ, जैसे फर्स्ट ये जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, ये सिंगल सेल है, इसे कहते हैं टू ब्लास्टोमियर स्टेज। जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं यहां पर, उसका नाम क्या दिया हमने, ब्लास्टोमियर। तो यहां पे दो सेल्स हैं, तो क्या बोल दिया हमने, टू ब्लास्टोमियर स्टेज। ये क्या हो गया, इसे कहते हैं 4 ब्लास्टोमियर स्टेज कहते हैं इसको। और अगर आप थर्ड क्लीवेज की बात करेंगे तो आप जानते हैं ये 4 है, तो यहां क्या होगा, ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसको 8 ब्लास्टोमियर स्टेज भी कहते हैं। एक क्लीवेज अगर और हो गया इसके अंदर, मतलब फोर्थ क्लीवेज की बात करें अगर हम, तो ये क्या होगा, ये 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर पूछा जाए कि जाइगोट से यहां तक, जाइगोट के बनने के बाद 16 सेल आते आते जो टाइम लगता है, दैट टेक्स अराउंड 72 आवर्स। मतलब जाइगोट बनने के 72 आवर्स, 3 डेज के बाद एक 16 सेल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसी को मोरुला कहा जाता है। ये एक तरह का सॉलिड मास की तरह होता है, बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कोई कैविटी नहीं होता। इस 16 सेल स्पेस को ही क्या बोलते हैं, मोरुला कहा जाता है। इसमें कोई कैविटी नहीं है, ये सॉलिड बॉल की तरह होता है। और याद रखिएगा, यहां पर देख सकते हैं आप, ये अगर ह्यूमन बींग्स के एग की बात करें, फर्टिलाइज्ड एग की बात करें, तो फर्टिलाइज्ड एग में योग नाक के बराबर होता है। ऐसे आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के एग को एलेस्थल एग कहा जाता है, एलेस्थल कहते हैं। तो क्लीवेज का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा जाइगोट को डिवाइड करता है। इसे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज भी कहा जाता है। तो जो ये डिवीजन देख रहे हैं यहां पर आप, इसे क्या बोलते हैं, इसे होलोब्लास्टिक इक्वल डिवीजन कहा जाता है। ऐसे एक को फर्टिलाइज, एक को आइसोलेस्थल, क्योंकि योग का अमाउंट बहुत कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आइसोलेस्थल भी कहते हैं। और इसे ए लेस्थल कहा जाता है, क्योंकि योग का अमाउंट नेग्लिजिबल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक इक्वल याद रखिएगा। फ्रॉग वगैरह में ये डिवीजन कैसा होता है, इसको होलोब्लास्टिक अनइक्वल कहा जाता है। फ्रॉग में होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है, ह्यूमन बींग्स में इसको होलोब्लास्टिक इक्वल डिवीजन कहा जाता है। अलग अलग योग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट डिसाइड्स द टाइप्स ऑफ क्लीवेज
जो एनिमल्स में कंप्लीट होगा। क्लियर? योग का अमाउंट अगर ज्यादा हो तो वो क्लीवेज को कंप्लीट नहीं होने देता। आप पढ़ेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है एक्चुअली इसको। और जहां पर ये कंप्लीट लाइन बनेगा यहां से यहां तक, इसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है ना? और तो योग याद रखिएगा, योग एक तरह का हिंड्रेंस है जो क्लीवेज को कंप्लीट नहीं होने देता। और कुछ चीजें बता दूं आपको, जैसे अगर मैं एक रेफरेंस बताऊं आपको कि एम्फीबियंस के एग के बारे में, तो देखो मान लो ये एम्फीबिया का एग है, फ्रॉग का एग है मान लो ये। तो फ्रॉग के एग में एक मॉडरेट अमाउंट में योग होता है। देखिए ये मान लो हमने लिखा ये योग है, और ये एक का साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। देखो इधर जिधर योग होता है उसे इसका वेजाइटल पोल कहते हैं, और अपोजिट साइड को इसका एनिमल पोल कहा जाता है। ठीक है? वेजाइटल पोल एंड एनिमल पोल। और इसमें जो क्लीवेज है, सपोज करो कि ये मैंने बताया कि ये एक का सेंट्रल पॉइंट है ऐसे, तो क्लीवेज का जो पार्ट होता है देखो वो ऐसे चलता है, यहां से ऐसे, ये पूरा इक्वल डिवाइड नहीं करता, तो इसको होलोब्लास्टिक अनइक्वल कह देते हैं इसको। ठीक है ना? तो योग जिधर अवेलेबल है उसी को क्या बोलते हैं? वेजाइटल पोल कहते हैं। और जिधर उसका अपोजिट एंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको एनिमल पोल कहा जाता है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में डेवलपमेंट इंटरनल हो रहा होता है ना? प्लेसेंटा के हेल्प से वो डेवलप करेगा, तो योग की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस मैंने बताया, ये पॉइंट मैंने बताया, ये एम्फीबियंस के लिए है। होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन कहते हैं इसको। अब ये बताओ, जैसे एक सेल स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा? सॉरी, 16 सेल स्ट्रक्चर जो बना यहां पर, उसका नाम हमने क्या रखा? मोरुला। और अभी भी ये मोरुला का स्ट्रक्चर कहां अवेलेबल है बताओ? ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। अभी वो यूट्राइन ट्यूब में नहीं आया, यूट्राइन कैविटी में नहीं आया, अभी भी वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। तो कहने का मतलब देखो यहां पर, तो मोरुला होता क्या? देखो ये देखिए, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर है मोरुला का, अगर ये मान लो मोरुला का स्ट्रक्चर है ऐसे ही, और मोरुला के बाहर अभी भी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेल्सिडा। देखिए ऐसे, ठीक है? तो याद रखिएगा कि इसमें अब मोरुला के अंदर दो तरह के ब्लास्टोमियस डेवलप हो जाते हैं ऐसे। ये देखिए, ये मोरुला का स्ट्रक्चर देखो, 16 सेल स्ट्रक्चर है ये। इसमें जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ये जोना पेल्सिडा का स्ट्रक्चर है। सेल्स वास्तव में यहां पर दो तरह के पार्ट में डिफरेंशिएट कर जाता है। जो इसमें आप देख पा रहे हो, जो ये बाहर की तरफ देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और ये जो देख पा रहे हैं अंदर आप, इसे कहते हैं इनर सेल मास। देखो, तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए, जो बीच में आप देख पा रहे हो उसका नाम क्या बताओ? इनर सेल मास है। और जो बाहर के पेरिफेरी पे देख पा रहे हैं आप,
वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है। याद रखिएगा कि जो इनर सेल मास का स्ट्रक्चर है, जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास को एक तरह का प्लूरिपोटेंट सेल्स कहा जाता है। इसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहने का मतलब ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो बॉडी के जैसे कहते हैं एक एम्ब्रियो प्रॉपर होता है ना, जो फ्यूचर एम्ब्रियो कहते हैं आप, जो ह्यूमंस का बॉडी डेवलप जैसे होगा, तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है उसका, जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, जो भी उसके जर्म्स लेयर वगैरह डेवलप होते हैं, वो तो इनर सेल मास से ही बनेगा। तो फ्यूचर एम्ब्रियो है एक्चुअली, उसके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज के पार्ट्स कहां से बनेंगे? इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास ये क्या बताओ, इसे फ्यूचर एम्ब्रियो कहा जाता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स देख रहे हैं यहां पर आप, इसी ट्रोफोब्लास्ट सेल से बाद में प्लेसेंटा और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। आप पढ़ेंगे ये योग सैक, एलेंटॉइड्स, कोरियन, एमनियन, तो इन सब का जो फॉर्मेशन है उनमें भी इन्वॉल्वमेंट है इसका। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या बनेगा? ये बनाता है प्लेसेंटा, और जो मैंने एक टर्म यूज किया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये बताऊंगा बाद में ये क्या होता है। तो यही दो चीज है, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। इनर सेल मास फ्यूचर एम्ब्रियो है, मतलब एम्ब्रियो के जो फिटस के जो टिश्यूज बनेंगे बाद में, वो सब यहीं से बनता है, ऑर्गन्स यहीं से बनेंगे। और जो उसका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है, ये कहां से बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट सेल से। और अभी भी देखिए ये बाहर क्या है, लेयर ऑफ जोना पेलिसिटा, अभी भी तक ये इंटेक्ट है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है आपको? और मैंने कहा कि मोरुला के फॉर्मेशन में जो 16 सेल स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स मतलब 3 डेज के बाद ये चीजें बन जाती हैं, है ना। और ये मोरुला, अगर मान लो अब मैं कहूं कि जो मोरुला का स्ट्रक्चर है, जो मोरुला का स्ट्रक्चर है, अब ये मोरुला यूट्राइन कैविटी की तरफ आ रहा है। मोरुला कहां पहुंचा? यूट्राइन कैविटी में। और ये मोरुला जैसे यूट्राइन कैविटी में आता है, ये हैचिंग होता है इसके अंदर, कह सकते हैं आप। जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वहां से कुछ एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, और ये जोना पेलिसिडा के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, और ये इसके अंदर से हैच कर जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। और ये यहां पर आने के बाद ये देखो ऐसे थोड़ा सा बड़ा साइज हो गया, देखो इसका, क्योंकि यहां पे जोना पेलिसिडा नहीं होता, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए ऐसे। और याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर यहां बन गया, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में जोना पेलिसिडा नहीं है, ये लगभग 100 सेल स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोसिस्ट आर 100 सेल स्ट्रक्चर जिसमें जोना पेलिसिडा अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें देखो बीच में कैविटी भी होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी है, ब्लास्टोसिल भी कहते हैं इसको। और लगभग 2 दिन तक ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूट्राइन कैविटी के अंदर ही है। तो 6 डेज तो हो गया, और 7 डेज तक ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा बताओ? इम्प्लांट होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट में एक सेल ईटिंग टेंडेंसी भी होता है। यहां से कुछ एंजाइम्स भी आते हैं जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम्स के लेयर को इरोड करता है। अब यहां देखिए, मैं डायग्राम में बताता हूं आपको कि कैसे हो रहा है, देखिए।
ये देखो, जैसे मान लो अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर मान लिया जाए ये स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का, ये मान लो ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्लास्टोसिस्ट का, और इसमें देखिए आप यहां पर इसके एक एंड से ये इनर सेल मास का अटैचमेंट है, ऐसा देखिए, जो इनर सेल मास देख पा रहे हैं यहां पर, तो ये देखो, ये तो ट्रोफोब्लास्ट का सेल्स हो गया, ये तो ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है बताओ, ये इनर सेल मास है जो ट्रोफोब्लास्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट से अटैच होता है। यहाँ पर देखिए बीच में कैविटी है, और ये जो इसका जिस साइड से ये अटैच होता है इसे इसका एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, और इसके अपोजिट एंड को एब एम्ब्रियोनिक पोल कहा जाता है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स यहां पर होते हैं, इसमें एक यूनिक पार्ट होता है, ये थोड़ा ये कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता है, इसमें सेल ईटिंग टेंडेंसी भी है, और ये इरोड करता है, ये इन्वेट करता है, किसको बताओ, एंडोमेट्रियम के लेयर को। तो अगर मैं ऐसे बताऊं, देखो अगर स्ट्रक्चरल पार्ट में ऐसे कि सपोज करो ये ऐसे, ये मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट है, और ये सपोज कीजिए यहाँ पर ये इनर सेल मास का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ऐसे। तो अब देखो जो एंडोमेट्रियम का जो पार्ट है, देखिए ये इसको अब इसके अंदर की तरफ जा रहा है स्ट्रक्चर, जैसे मतलब ये पूरा जो पार्ट है ऐसे देखिए, ये तो एंडोमेट्रियम का ही पार्ट होता है। बाहर आप जानते हैं ये मायोमेट्रियम का स्ट्रक्चर है, ये पेरीमेट्रियम का पार्ट होता है, यूट्राइन वॉल का पार्ट है ये। तो ये देखिए अब ये इन्वर्ट कर रहा है एंडोमेट्रियम में, और ये धीरे धीरे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का, ये एंडोमेट्रियम में क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये अभी स्टेज है, ये इम्प्लांटेशन वाले स्टेज में है, क्लियर। और ये पूरा इम्प्लांट हो जाएगा, इवन कहते हैं देखो एट द टाइम ऑफ इरोजन ट्रोफोब्लास्ट अपने ऊपर एक नए लेयर को ऐसे फॉर्म करता है, देखिए इसको सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो इरोजन में भी हेल्प करता है, और ये हार्मोनल सिक्रेशन में भी इन्वॉल्वमेंट है इसका सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट का। अब यहां देखो जब ये पूरी तरह से इम्प्लांट हो जाएगा, ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर इसका, ये देखो ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट अब एंडोमेट्रियम के टिश्यूज में इम्प्लांट हो चुका है, ऐसे देखिए। ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम के पार्ट में अंदर आ चुका है।
और मैंने कहा कि इसके ऊपर एक नया लेयर जो डेवलप हुआ है, ये ट्रोफोब्लास्ट से प्रोलिफरेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये लिखा हुआ देखो, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये। और इसके ऊपर ये मायोमेट्रियम का लेयर होता है। तो यहां देखिए, ये पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज को इरोड करता हुआ उसको हटा देता है, वहां से इरोजन करते हैं इसको, और अपने आप को पूरी तरह से स्टेब्लिश कर लेता है एंडोमेट्रियम के अंदर। समझ में आ रहा है? और इस तरह के इम्प्लांटेशन को जब ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के टिश्यूज में इम्प्लांट हो जाए, इस तरह के इम्प्लांटेशन को इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन 7 days, at least 7 days after फर्टिलाइजेशन होता है। तो कॉन्सेप्शन भी कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी भी कहा जाता है एक्चुअली इसको। तो 7 days का ये पूरा ड्यूरेशन है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज में क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। और इस तरह के इम्प्लांटेशन को इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर? और मैंने कहा द टर्म प्रेगनेंसी इज यूज्ड ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन याद रखना, फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं है। फर्टिलाइजेशन केवल जाइगोट का बनना होता है। जब तक वो ब्लास्टोसिस्ट बनकर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना हो जाए, वी नेवर यूज द टर्म प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है? और देखो, और जो कहते हैं, जो एक जो गेस्टेशन पीरियड है एक्चुअली, कि जो अब कितने समय तक ये डेवलपमेंट चलता रहेगा यूट्राइन, मतलब यूट्राइन टिश्यूज के अंदर। तो प्रेगनेंसी के बाद हम जो टर्म यूज कर रहे हैं गेस्टेशन का, ये लगभग ह्यूमन बींग्स में 266 डेज का होता है। ठीक है? और याद रखना कि एक बार जब ये इम्प्लांटेशन पूरा हो गया, तो ये जो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, यहां से एक हार्मोन आता है, इसको कहते हैं एचसीजी, ह्यूमन कॉर्डियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है इसको, एचसीजी को। और ये एचसीजी बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है। एचसीजी मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बहुत जरूरी होता है फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, क्योंकि पूरा अगर 9 मंथ का आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने में कॉर्पस ल्यूटियम का होना जरूरी होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स आते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, दैट मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? एचसीजी। और इसी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस एचसीजी कैन बी अपीयर, या एचसीजी का जो अपीयरेंस है ये ह्यूमन यूरिन में, मतलब फीमेल्स में होना स्टार्ट हो जाता है। तो 7 to 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 to 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल्स का जो यूरिन होता है उसमें एचसीजी का अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। आप जानते हैं एक जो टर्म यूज करते हैं, ग्रेविटेक्स टेस्ट जो होता है, जो प्रेगनेंसी किट अवेलेबल होता है मार्केट में, वो इसी एचसीजी को डिटेक्ट करता है यूरिन में। यूरिन में अगर एचसीजी आ गया
तो ये 100% कंफर्मेशन है किसका, प्रेगनेंसी का, क्योंकि ये कहां से आएगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से, और ये तभी बनता है जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो मैंने पहले कहा कि द टर्म प्रेगनेंसी इज यूज्ड ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो ये पहला पार्ट था पोस्ट जाइगोटिक इवेंट का, कि ब्लास्टोसिस्ट बनकर ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया। अब यहां पर इस ब्लास्टोसिस्ट से फर्दर डेवलपमेंट होंगे, अलग तरह के डेवलपमेंट होंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो मैंने ये आपको बताया कि समरी है, ये इनिशियल डेवलपमेंट का बात मैंने बताया आपको कि जाइगोट बनने के बाद क्या होता है। और एक याद रखना कि जाइगोट के बनने के बाद जो क्लीवेज का जो डिवीजन है ये स्लो है और एसिंक्रोनस होता है। देखिए याद रखना, इसको ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है, पहले डीपीएमटी के एग्जाम्स में पहले ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि जो ह्यूमन बींग्स में जो क्लीवेज होता है वो किस तरह का होता है। तो ये टर्म याद रखना, इसको स्लो एंड एसिंक्रोनस क्लीवेज कहा जाता है। ऑल्दो ये एक बिल्कुल एक्सेप्शन है। एसिंक्रोनस क्यों? क्योंकि टाइम जो है, देखो फर्स्ट क्लीवेज का, सेकंड क्लीवेज का, थर्ड क्लीवेज का, वो सिंक्रोनाइज नहीं है। टाइम ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, और ये लंबा टाइम लेता है। देखो पहले क्लीवेज को कंप्लीट होने में 30 आवर्स लग जाते हैं, फिर दूसरे क्लीवेज में 12 to 20 आवर्स लग जाता है। तो वो जो टाइम है वो सिंक्रोनाइज नहीं है और ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है। ऑल्दो यह योग नहीं है तो क्लीवेज फास्ट होना चाहिए, लेकिन वन ऑफ द स्लोएस्ट क्लीवेज डिवीजन ह्यूमन बींग्स में होता है। इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर एनिमल किंगडम, तो एक तरह का बिल्कुल स्लोएस्ट डिवीजन कहां पे बताओ, ह्यूमन बींग्स में है। होना चाहिए फास्ट, बट होता स्लो है। ये इसका कोई नोन मैकेनिज्म नहीं है, बट ब्रीफली याद रखिएगा क्लीवेज डिवीजन इन ह्यूमन बींग्स इज स्लो एंड एसिंक्रोनस। समझ में आ रहा है? और ओवरऑल जो क्लीवेज का डिवीजन है, मैंने कहा फोर्थ क्लीवेज के बाद जो 16 सेल्ड बन गया उसे मोरूला कहते हैं। और मोरूला के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है ह्यूमन बींग्स में, उसमें कहीं कोई जोना पेल्सिडा का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो टारगेट डिसाइड हो चुका होता है कि वो इम्प्लांट कहां पे होगा। और अगर एक बार वो टारगेट डिसाइड हो गया कि ये प्रॉपर प्लेस है इम्प्लांटेशन का, तो जोना पेल्सिडा डिसअपियर हो जाएगा। अगर ये पहले डिसअपियर हो गया, तो जैसे आपने टर्म यूज किया होगा कभी, या सुना होगा, दिस टर्म कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। अगर मान लो कि जोना पेल्सिडा फैलोपियन ट्यूब में ही खत्म हो गया, तो वहीं के टिश्यूज में इम्प्लांट हो जाएगा वो, तो इसे क्या बोलेंगे? इट्स अ काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन। ऐसे एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करते, उसका डेथ हो जाता है, वो पहले खत्म हो जाता है। तो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को ही क्या बोलते हैं? इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन टिश्यूज। और नॉर्मल प्लेस, मैंने कहा कि जो फंडिंग पार्ट होता है यूट्रस का, ये नॉर्मल प्लेस है किसका बताओ? इम्प्लांटेशन का। समझ में आ रहा है? और कई बार ये आपने सुना होगा, जो ट्विंस का केस बनता है उसमें क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है यहां पर, ये यहीं पर मान लो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर जाए। ब्लास्टोसिस्ट जो बना है, ये चूंकि इसके अंदर स्टेम सेल्स की टेंडेंसी होती है इसके इंटर सेल मास में, और ये ब्लास्टोसिस्ट अगर बनने के बाद 2 इक्वल पार्ट में अलग अलग हो जाए और दोनों ही अब एक तरह से एम्ब्रियो की तरह बिहेव करे, तो इसके सेपरेशन की वजह से क्या बनता है बताओ? आपने सुना होगा एक टर्म, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहता है। जाइगोट तो एक ही था ना ये। और ऐसे ट्विंस का जो जेनेटिकल मेकअप है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, उनके सेक्स एक जैसे होते हैं, है ना, उनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा होता है। तो ये याद रखना कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस तब बनता है जब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद उसके सेल्स बहुत ज्यादा अगर टाइटली पैक्ड ना हो, अटैच ना हो, और ये ओल्डर एज में होता है एक्चुअली, है ना, जब सेल्स में
एडहेरेंस इतनी ज्यादा नहीं होती तो ब्लास्टोसिस्ट के सेल डिवाइड कर जाते हैं, तो क्या बनेगा बताओ? मोनोजैगोटिक ट्विंस बन जाते हैं। वो कैसे बना? आफ्टर द डिवीजन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मोनोजैगोटिक ट्विंस क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट था ना, वो डिवाइड हुआ है एक्चुअली यहां पर। समझ में आ रहा है? तो ये ब्रीफली याद रखिएगा इसको। ये था इनिशियल पार्ट ऑफ पोस्ट जाइगोटिक इवेंट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला कैसे बनता है, जर्म लेयर कैसे बनते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।